गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हमने आपके 7 नंबर यूनिट में जो चैप्टर थे 26 और 27 की बात कर लिया। आज हम 29 की बात करेंगे। 28 नंबर आपको करवा दिया गया है। आपके लेसन नंबर 29 की बात करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो ना केवल आपके कक्षा 12 में काम आने वाला है, बल्कि जब तक आप साइंस से जुड़े रहोगे या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो किसी प्रकार का हो, उस सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पर्सन जो है वो आता है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हों, चाहे किसी के भी हों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये टॉपिक जो है ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। इस चैप्टर का नाम है आपके मानव में रासायनिक समन्वयन। मानव में रासायनिक समन्वयन, यह आपके चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। अब मैंने ये सभी के लिए, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, सभी के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों बताया है? आपके तो है ही ये कक्षा 12 बायोलॉजी में, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों बताया? क्योंकि इसके अंदर हम एक अंतःस्रावी तंत्र, आपका नाम सुना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है उनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। इसीलिए मैंने ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट बताया और आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समन्वयन, इनकी हम बात करेंगे। एक शब्द आता है सबसे पहले समस्थापन। समस्थापन कक्षा 11 में ये शब्द आया था आपके, इसको इंग्लिश में होम्योस्टेटिस बोला जाता है। देखिए समस्थापन क्या होता है, सबसे पहले इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो शरीर होता है ये विभिन्न जैविक क्रियाएं करता है। क्या करता है? जैविक क्रियाएं करता है। और इन्हीं जैविक क्रियाएं जो होती हैं, इन जैविक क्रियाएं, जैसे कोई उदाहरण, जैसे वृद्धि है, श्वसन है, गति है, ठीक है, आदि जो है, पाचन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं के आधार पर जो मानव है वो क्या रहता है? जीवित रहता है। तो मानव शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए या जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, इनको कंप्लीट करने के लिए इसका जो है वातावरण के साथ संबंध होता है। किसके साथ? वातावरण के साथ सीधा संबंध होता है। और वातावरण के साथ संबंध होगा तभी जैविक क्रियाएं जो हैं वो आसानी से संपन्न मानव द्वारा हो सकेंगी। तो उस संबंध को ही क्या कहा जाता है? समस्थापन कहा जाता है। उस संबंध को क्या कहा जाता है? समस्थापन कहा जाता है। अर्थात मानव शरीर के अंदर जो विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं उनका वातावरण के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है या संबंध होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? समस्थापन बोला जाता है। अब आपको बता देता हूँ, जैविक क्रिया के लिए, इन जैविक क्रियाओं के लिए 2 तंत्र आवश्यक होते हैं। कितने तंत्र? 2 तंत्र आवश्यक होते हैं। एक तो होता है आपके नर्वस सिस्टम, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? नर्वस सिस्टम, जिसे क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र। हम ये चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं, तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन, अंतःस्रावी तंत्र, जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा? अंतःस्रावी तंत्र। ये 2 तंत्र जो हैं वो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं और ये क्रियाएं जो हैं वो संपन्न करते हैं। और इन दोनों के अध्ययन को, दोनों के साथ के अध्ययन को, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर क्या करते हैं? विभिन्न जैविक क्रियाएं जो है संपन्न करते हैं। तो इन दोनों के अध्ययन को, दोनों के साथ में, अगर दोनों साथ में हो तब इस अध्ययन को बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो बोलेंगे। याद रखना, इसके इन दोनों के साथ के अध्ययन को क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो बोला जाता है। न्यूरो का मतलब तंत्रिका, एंडोक्राइन का मतलब
अंतःस्रावी, और लॉग्स का मतलब क्या होता है, स्टडी या अध्ययन करना। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। अब प्यारे बच्चों, हमने नर्वस सिस्टम की कंप्लीट बात कर ली थी। इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो अंतःस्रावी तंत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। मानव में ग्रंथियां, मानव में ग्रंथियां, ग्लैंड्स इन ह्यूमन, इनकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं। जो है ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंड्स इन ह्यूमन अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी वो होती हैं। देखिए तीनों के सबसे पहले नाम लिख देता हूं। 1 नंबर जो है वो होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, 1 नंबर ये है। 2 नंबर हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर है अंतःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनकी इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, जिनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 3 नंबर है बच्चों लास्ट, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मिक्सड ग्लैंड। बहिःस्रावी ग्रंथि हो गई पहली, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, ठीक है, तीसरी हो गई मिश्रित ग्रंथि या मिक्सड ग्लैंड। तीनों की विस्तार से बात करते हैं और तीनों को साथ में समझने की कोशिश जो है वो करते हैं कि किस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बहिःस्रावी ग्रंथि, ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं। देखो पहले एक बात समझो, ग्रंथि जो भी होगी उनके द्वारा स्राव, रासायनिक यौगिकों का स्राव किया जाता है। कोई भी जो पदार्थ है, केमिकल मटेरियल है, उनका स्राव किया जाता है। ठीक है, आगे इनकी बात करेंगे स्राव को क्या कहते हैं। ठीक है, स्राव किया जाता है। इस स्राव के आधार पर इनकी हम बात करेंगे कि ये स्राव जो है वो किस प्रकार से होता है। बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों का जो स्राव है वो शरीर के विभिन्न भागों तक, कहाँ तक, शरीर के विभिन्न भागों तक नलिकाओं द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, नलिकाओं द्वारा, शरीर में उपस्थित नलिकाओं के माध्यम से पहुंचता है। इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है। या अगर इंग्लिश में बात करें तो इनको डक ग्लैंड्स भी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या होगी, ऐसी ग्रंथियां जिनका स्राव जो है वो नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, उसे क्या कहा जाता है, बहिःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो कहा जाता है। दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसी की हम बात करेंगे। इसमें जो स्राव था वो किसके माध्यम से हो रहा था, नलिकाओं के माध्यम से। लेकिन ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव जो शरीर के विभिन्न भागों तक नलिकाओं के माध्यम से न पहुंचकर किसके माध्यम से पहुंचता है, रक्त के माध्यम से पहुंचता है, या सीधे ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है, नलिका के बगैर, नलिकाओं के बगैर। तो ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। बहुत बार ये परिभाषाएं कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई हैं, आपके नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वे ग्रंथियां जिनके स्राव रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, जिनमें नलिकाओं का कोई काम नहीं होता है, नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कहलाती हैं।
जैसे हम 10 प्रकार की बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है? अग्नाशय ग्रंथि है, किसके उदाहरण? अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्राव है, रासायनिक यौगिक का जो स्राव होता है, रासायनिक यौगिक का जो स्राव होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हार्मोन। इसके हम बाद में करेंगे बात आगे। उसे क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। उस स्राव को क्या बोला जाता है? हार्मोन बोला जाता है। और हार्मोन हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसकी बात हम करने वाले हैं। इन तीनों की बात करने के बाद तीसरी है प्यारे बच्चों मिश्रित ग्रंथि, मिक्सड ग्लैंड। वे ग्रंथियां जो बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, इन दोनों का मिक्स रूप, मिक्सड क्यों बोला जाता है? इन दोनों का मिक्स रूप एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या हो? मिक्स रूप हो, तब उसे क्या बोलेंगे? हम मिक्सड ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर बात करें अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रेयास जो ग्लैंड होती है वो मिश्रित ग्रंथि या मिक्सड ग्लैंड जो है वो होती है, ठीक है। तो ये तो बात थी आपके तीनों प्रकार की ग्रंथियां, 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्सड ग्लैंड। तीनों प्रकार की हमने बात की। कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। ये बातें बहुत ही जरूरी हैं। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर ग्लैंड्स के बारे में कुछ वैज्ञानिक थे, उनका क्या कहना था और किसने ये जो है इनके बारे में बताया, उनकी बात। अब देखो कुछ बातें बताता हूँ आपको वैज्ञानिकों से संबंधित। वो बातें क्या है? देखो, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले अंतःस्राव शब्द का प्रयोग जो है फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम अंतःस्रावी तंत्र का अंतःस्राव जो शब्द है, इंटरनल सेक्रेशंस शब्द जो है उसका प्रयोग एक वैज्ञानिक था, क्लॉड बर्नार्ड। कौन था? क्लॉड बर्नार्ड। उसने 1855 में किया था। 1855 के अंदर उन्होंने इस अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किया था कि शरीर के अंदर जो कुछ ऐसे अंग हैं जिनके द्वारा स्राव जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में अंतःस्रावी विज्ञान का जनक, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। भाई एंडोक्राइनोलॉजी किसे बोलेंगे? वह विज्ञान जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? केवल और केवल अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी बोलेंगे। और जब समस्थापन अर्थात अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे तब उसको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे माना जाता है? थॉमस एडिसन को। किसको? थॉमस एडिसन को। यह भी याद रखना, प्रश्न बहुत अच्छा है। थॉमस एडिसन को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का जनक या अंतःस्रावी विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। एक वैज्ञानिक था स्टार्लिंग, सामने नाम आपके स्टार्लिंग। इन्होंने 1905 में जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्राव उत्पन्न होते हैं उनको हमने क्या बोला था? हार्मोन बोला था। इन हार्मोनों को इन्होंने उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। हार्मोनों को इन्होंने क्या कहा था? इनको उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी थी। इससे पहले 1903 में स्टार्लिंग ने, एक वैज्ञानिक और था बेलिस। कौन वैज्ञानिक था? बेलिस वैज्ञानिक था। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने 1903 के अंदर इन्होंने ग्रहणी जो होती है उसकी श्लेष्मिक कला से, श्लेष्मिक कला है उसमें जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं उससे सबसे पहले जो है हार्मोन प्राप्त किया, या सबसे प्रथम रूप में जो हार्मोन है उसको प्राप्त किया। कहाँ से? ग्रहणी की श्लेष्मिक कला की स्रावी कोशिकाओं से उन्होंने पहला जो हार्मोन है उसको प्राप्त किया और उसको नाम दिया था सिक्रेटिन। कई बार प्रश्न आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि प्रथम हार्मोन का क्या नाम है? सिक्रेटिन। कई बार प्रश्न पूछा गया किससे, कहां से प्राप्त किया गया? तो ग्रहणी की श्लेष्मिक कला की स्रावी कोशिका से ये क्या है? ग्रहण किया, प्राप्त जो है वो किया गया। बेलिस एवं स्टार्लिंग द्वारा 1903 के अंदर ये प्राप्त जो है वो किया गया। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि एंडोक्राइन
ग्लैंड्स द्वारा उत्पन्न स्राव को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। उसी की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हार्मोन होते क्या हैं। पहली बात तो हार्मोन जो होते हैं ये रासायनिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? रासायनिक प्रकृति के होते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्य संपन्न करते हैं। विभिन्न जैविक कार्य जो है वो क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है कि हार्मोन्स की कुछ विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले ये प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनते हैं या संश्लेषित होते हैं। सीधी सी बात है, किससे बनते हैं? प्राकृतिक रूप से, अर्थात मानव का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। ये नेचुरल रूप से किससे बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनते हैं। दूसरी बात, ये रासायनिक दूत होते हैं। भोजन के अंदर इनकी कोई भी उपस्थिति जो है वो नहीं होती है। भोजन के अंदर ये क्या नहीं है? नहीं पाए जाते हैं। भोजन के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये जो है हार्मोन्स के अणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अणु क्या होते हैं? छोटे होते हैं तथा इनका अणु भार भी क्या होता है? लो होता है या कम होता है। अणु भार भी इनका क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो शरीर के अंदर जैसे ही स्राव उत्पन्न होते हैं तो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक इनको पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक इनको पहुंचाया जाता है। अधिकांश जो होते हैं हार्मोन वो जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील का मतलब होता है कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ में घुल जाए, अर्थात अधिकांश जो होते हैं वो जल के अंदर आसानी से क्या हो सकते हैं? घुल सकते हैं। इसके अलावा बात करें, अधिकतर जो हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन आप लोग जानते ही हो क्या होते हैं? एमिनो अम्लों से बने हुए, ठीक है, प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रोटीन प्रकृति के बात, आपको एक उदाहरण बताता हूँ प्रोटीन प्रकृति का। जैसे इंसुलिन है, कौन सा है? इंसुलिन, ये प्रोटीन प्रकृति का है। अगर पूछे आपसे तो उदाहरण आप दे सकते हो। कुछ प्रोटीनों के व्युत्पन्न होते हैं जैसे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन है, ये क्या है? प्रोटीन का व्युत्पन्न हार्मोन होता है। इसी प्रकार कुछ वसा के स्टेरॉइड्स भी होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण जो है हार्मोन्स की हमने बात की। हार्मोन्स के कुछ 4-5 विशेषताओं की बात की, ठीक है। अब हमारा मेन जो चैप्टर है वो आगे शुरू होगा। ये इसकी विस्तार से इसका इंट्रोडक्शन था कि सामान्य परिचय था, क्या होते हैं, किसे कहते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात जो करने वाले हैं मानव में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां और उन ग्रंथियों की संरचना, उन ग्रंथियों के कार्य, उन ग्रंथियों की पोजीशन की हम लोग जो है बात करने वाले हैं, या उनसे संबंधित रोगों की हम बात